सो अभी स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी से। देखो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती क्या है। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हेल्प करती हैं पार्लियामेंट को फंक्शन करने में, कि पार्लियामेंट एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से फंक्शन कर पाए। ठीक है, तो कैसे, जैसे बिल को रिव्यू करना, एक्ट्स को रिव्यू करना, समझ रहे हो। तो पार्लियामेंट देखो मेनली जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में ना, जो मेनली जो मेंबर्स होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपोजिशन पार्टी से ही होते हैं। ठीक है, तो टू रिव्यू द वर्किंग और द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती है। अंडरस्टूड। अब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, तो अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। स्पीकर कहाँ पे, स्पीकर लोकसभा में। और राज्यसभा में कौन, तो राज्यसभा में चेयर। मेरे साथ बोलते रहो, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ में बोलते रहो तभी याद होगा। तो अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर लोकसभा में, चेयरमैन में कौन, राज्यसभा। अंडरस्टूड। अब दो टाइप की पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती है। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती है। एक होता है कमेटी तुम्हारा स्टैंडिंग, और एक होता है एड हॉक। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, तो स्टैंडिंग कमेटी होती है परमानेंट नेचर की। ठीक है, जो डिज़ोल्व नहीं होता है। ठीक है, परमानेंट नेचर की होती है। परमानेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये परमानेंट नेचर की होती है। और ये पीरियोडिकली हर साल, ठीक है, पीरियोडिकली हर साल जो है अपॉइंट की जाती है। कौन, स्टैंडिंग कमेटी। एडहॉक कमेटी की बात करें तो एडहॉक कमेटी होती है टेम्पररी नेचर के। टेम्पररी नेचर की मतलब क्या, कि फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न एडहॉक कमेटी अपॉइंट किया जाएगा, और जब वो रीज़न, वो पर्पस ख़त्म हो जाएगा तो ये कमेटी डिज़ोल्व हो जाएगी। इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो अब कुछ स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट इज़ फिनेंशियल कमेटी। ठीक है, कौन, फिनेंशियल कमेटी। ओके, तो फिनेंशियल कमेटीज़ देखो तीन टाइप की होती है। द वेरी फर्स्ट इज़ पब्लिक अकाउंट कमिटीज़, पैक। सेकेंड इज़ estimates committee, and the third is committee on public undertaking, है ना, undertaking। अंडरस्टैंड। चलो अब पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल होते हैं 22 मेंबर्स। कितने होते हैं, 22 मेंबर्स। 22 मेंबर्स में तुम्हारे जो 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स, वो होते हैं कहाँ से, लोकसभा से। और जो रिमेनिंग 7 मेंबर्स होते हैं वो होते हैं राज्यसभा से। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। हर साल ये बनती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। मेन इसका फंक्शन क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, तो ये एग्जामाइन करती है कैग के रिपोर्ट को। कैग बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके रिपोर्ट को क्या करेगी, एग्जामिन करती है। उसीलिए पैक को क्या बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ एग्जामिन। इसीलिए पैक को फ्रेंड ऑफ कैग भी बुलाया जाता है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का फ्रेंड भी बुलाया जाता है। कौन, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। फिर एस्टीमेट कमेटी की बात करें तो टोटल 30 मेंबर्स होते हैं इसमें, और 30 मेंबर जितने होते हैं सारे होते हैं किससे, लोकसभा से। इस चीज़ को आपने याद रखना है। 30 मेंबर होते हैं, 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। मतलब राज्यसभा का इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ओके, ये क्या करेगी, तो ये आपको एग्जामिन करती है एस्टीमेट्स ऑफ व्हाट, एस्टीमेट्स ऑफ बजट। ठीक है, और जब हम बजट की बात करते हैं, मनी बिल की बात करते हैं, तो उसमें वैसे भी राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी बजट हो गया, तुम्हारे पब्लिक एक्सपेंडिचर, है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई चीज़ें हो गई, तो ये सारी चीज़ें कौन एग्जामाइन करेगा, एस्टीमेट कमेटी एग्जामाइन करेगी। अब कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होता है, तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग सेम मेंबर्स कितने होते हैं, इसमें भी 22 मेंबर्स होते हैं। एक और बात, एस्टीमेट कमेटी लार्जेस्ट कमेटी है, इस चीज़ को भी याद रखना। एस्टीमेट कमेटी क्या है, लार्जेस्ट कमेटी है अमंग दी पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अब पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें तो 22 मेंबर्स होते हैं। 22 मेंबर्स में तुम्हारे 15 होंगे कहाँ से, लोकसभा से, और रिमेनिंग जो 7 होंगे वो कहाँ से होंगे, राज्यसभा से। ठीक है, अंडरस्टूड। और पब्लिक अंडरटेकिंग का जो चेयरमैन होता है, ये चीज़ ध्यान से सुनना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पैक से क्वेश्चन एस्टीमेट से पूछा चुका है, और पब्लिक अंडरटेकिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से शायद क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं आगे।
ठीक है, तो उसके लिए ध्यान से सुनना, ठीक है। तो 22 मेंबर्स होते हैं टोटल। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ याद करने वाला क्या है कि जो इसका चेयरमैन होता है ना, वो कौन अपॉइंट करता है, तो स्पीकर अपॉइंट करता है, ठीक है। इसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, तो चेयरमैन अपॉइंटेड बाई हुम, इसको सही से लिखते हैं, चेयरमैन अपॉइंटेड बाई कौन, स्पीकर, ठीक है। चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर अपॉइंट करता है। अमंग हुम, अमंग मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राज्यसभा के नहीं, अमंग मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, ठीक है। तो ये फैक्ट है, आपको एक याद रखने की चीज़ है। दो मैं ये दे दूंगा, जो मैं ये नोट्स बना रहा हूँ ना, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। देखो इससे सीखने को भी आपको मिलेगा कि नोट मेकिंग होती कैसे है, आपको पता नहीं है ना। देखो इस तरह आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कैसे सर नोट मेकिंग करें, इस तरीके से होती है नोट मेकिंग, है ना, ऐसी ही नोट मेकिंग होती है। चलो, तो ये हो गया तुमको फिनेंशियल कमिटीज़। अब सेकंड स्टैंडिंग कमेटी होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, बोले तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, ठीक है। टोटल अभी लोकसभा राज्यसभा अगर बात करें तो टोटल कमिटीज़ मिलाकर के 24 कमिटीज़ हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ में। कितने, 24 कमिटीज़ हैं। सारे ही डिपार्टमेंटल कमिटीज़ में टोटल मेंबर्स होते हैं 31 मेंबर्स। कितने होते हैं, 31 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जिसमें लोकसभा में होते हैं 21 मेंबर्स और राज्यसभा में होते हैं 10 मेंबर्स, ठीक है। राज्यसभा में कितने होते हैं, 10 मेंबर्स, ये आपने याद रखना है। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, तो लोकसभा के मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, तो लोकसभा के मेंबर्स को अपॉइंट करता है स्पीकर, और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसको अपॉइंट करता है कौन, ऊपर हमने बात भी किया था, चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन होती है राज्यसभा। तो लोकसभा को कौन अपॉइंट करता है, लोकसभा के मेंबर्स को स्पीकर, और राज्यसभा के मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, चेयरमैन, ठीक है। चलो, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो तुम्हारी एग्जीक्यूटिव्स के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ना अकाउंटेबिलिटी को चेक करती है इन दी पार्लियामेंट, ठीक है। पर्टिकुलरली कौन, पर्टिकुलरली तुम्हारा फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। पर्टिकुलरली क्या होता है, चेक COM अकाउंटेबिलिटी बिलिटी टू पार्लियामेंट, ठीक है। अब नाउ द थर्ड इज कमिटीज़ टू इंक्वायर, ठीक है। क्या होता है, कमिटीज़ टू इंक्वायर ऑन वेरियस मैटर्स ऑब्वियसली। तो कमिटीज़ टू इंक्वायर की बात करें तो द वेरी फर्स्ट कमिटी इज़ कमिटी ऑन पिटीशन। किस पे, कमिटी ऑन पिटीशन। इसके मेंबर्स कितने होते हैं, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से, तुम्हारे राज्यसभा से होते हैं कितने, 10 मेंबर्स, ठीक है। क्या इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका मेनली फंक्शन होता है जो भी तुम्हारे पिटीशंस होते हैं, देखो नाम से ही क्लियर है पिटीशन, है ना। तो जितने भी तुम्हारे पिटीशंस हैं, बिल से रिलेटेड मैटर है जो भी है ना, जनरल पब्लिक जनहित का जो भी मैटर है, पर जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो भी मैटर है, तो वो सारी चीज़ें, यूनियन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो वो सारी चीज़ तुम्हारा कमिटी ऑन पिटीशन देखती है। देन द सेकेंड इज ये ए, द बी इज कमिटीज़ ऑन प्रिविलेजेस, ठीक है, कमिटीज़ ऑन प्रिविलेजेस। अब प्रिविलेज कमेटी क्या करेगी, तो अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो रहा है, हाउस में हमने देखा ना, लोकसभा राज्यसभा में तुमको क्या मिलता है, प्रिविलेजेस मिलते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो रहा है तो इन सब चीज़ों को फिर अब रिकमेंड करेगी कि अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए। इन सब चीज़ों को क्या तुम्हारी कमिटी ऑन प्रिविलेजेस देखती है। लोकसभा से कितने एग्जैक्ट 15 मेंबर्स होते हैं जैसा कि हमने ऊपर देखा था, और राज्यसभा से 10 मेंबर्स होते हैं, मतलब टोटल 25 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर द थर्ड इज कमिटी ऑन एथिक्स, और एथिक्स कमेटी की ही बात करते हैं, है ना। एथिक्स कमेटी की बात करें तो सेम तुम्हारे 15 लोकसभा से मेंबर होते हैं और राज्यसभा से तुम्हारे 10 मेंबर होते हैं। ये किस लिए होता है, तो एथिक्स का मतलब हुआ क्या कि कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। जहाँ कोड ऑफ कंडक्ट की बात है तो वहाँ एथिक्स आ जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ व्हाट, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है। मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, रिलैक्स रहो, अभी सुनते रहो आराम से, ठीक है। 1.5x पे कर लेना, इसको मस्त ऐसा सुनते रहो, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए मैं साथ में आपके कर रहा हूँ ये। देन फोर्थ होता है कम्युनिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कंट्रोल व्हाट, कंट्रोल गवर्नमेंट। तो कमिटी ऑन व्हाट, कमिटी ऑन और कमिटी टू स्क्रूटिनाइज,
स्क्रूटिनाइज व्हाट, गवर्नमेंट के एक्शंस को, गवर्नमेंट की जो भी लाइक वर्किंग है उसको स्क्रूटनाइज करना एंड कंट्रोल करना इस कमेटी का काम होता है, ठीक है। तो कौन कौन सी कमिटीज़ हैं? तो द वेरी फर्स्ट कमिटी इज़ कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, इसलिए गवर्नमेंट अश्योरेंस। अब इसका काम क्या होता है कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस का? तो ये एग्जामिन करेगी जितने भी प्रोमिसेस हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये जितने ही मिनिस्टर जो बड़े बड़े वादे करते हैं ना कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, फलाना करूँगा, ढिमकाना करूँगा, वो सारे जितने भी अश्योरेंस है ना, उसको रिव्यू करेगी। फिर द सेकंड इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आया था अराउंड मेरे को लगता है 2018 में, है ना, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से क्वेश्चन। अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या करता है? तो देखो, ये स्क्रूटनाइज करेगा और हाउस को ये रिपोर्ट करेगा, किस लिए? कि जो पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल, सब रूल, बाई लॉज है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट जो भी डेलीगेट कर रहा है, ये प्रॉपरली एग्जीक्यूटिव्स जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। समझ रहे हो? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट जो भी रेगुलेशन, रूल, सब रूल, बाई लॉज जो भी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, तो ये उसको स्क्रूटनाइज करेगा कि एग्जीक्यूटिव उस पर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, या अच्छे से उन पावर्स को एक्सरसाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। दिस इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। फिर थर्ड इज कमिटी ऑन द पेपर्स लेड ऑन द टेबल, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या होता है ना, देखो कि इट सीज वेदर द पेपर लेड ऑन द टेबल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है, कि जो पेपर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई करता है या नहीं करता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से कमेटी बैठा है ऑन दी वेलफेयर ऑफ SC एंड STs, नाम से क्लियर है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए होगा ये, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, है ना। तो जो भी तुम्हारा ये नेशनल कमीशन और SC और नेशनल कमीशन फॉर ST से जो भी रिपोर्ट आते हैं ना, तो यही जो कमेटी है ना, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs, वही ये चीज़ को रिव्यू करते हैं और चेक करते हैं, है ना, SCs एंड STs। तो जो भी नेशनल कमीशन से, नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST, अभी आप देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आप पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको आपने पढ़ा होगा ये नेशनल कमीशन ऑन SC, नेशनल कमीशन ऑन ST, ठीक है। तो उनके जो भी रिपोर्ट्स आते हैं तो वो यही रिव्यू और कंसिडर करते हैं। ओके, देन कमिटी ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जॉइंट कमिटी ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये सारे वेरियस कमिटीज़ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट कमिटीज़ कौन सी है? तो यहाँ 5th नंबर पे आता है क्या, कि कमिटी रिलेटेड टू दी डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है, डे टू डे बिजनेस। अब डे टू डे बिजनेस की अगर बात करो आप, तो डे टू डे बिजनेस की बात करो, सबसे पहला आता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। कौन आता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में आपने ऊपर भी पढ़ा था कि कौन होता है इसका चेयरमैन। इसका चेयरमैन होता है स्पीकर ऑफ द हाउस, इसका जो होता है चेयरमैन होता है, ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। तो बिजनेस एडवाइजरी क्या होता है? तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी गोइंग टू रेगुलेट द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस, ठीक है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी टाइम टेबल है, वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये डे टू डे प्रोसेस है। देन एक होता है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन। तो प्राइवेट मेंबर बिल और रेजोल्यूशन किस लिए होगा? कि ऐसे बिल जो प्राइवेट मेंबर्स लेकर के आते हैं, मतलब प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? अदर देन मिनिस्टर को हटा दो तो सारे प्राइवेट मेंबर है। तो प्राइवेट मेंबर जो लेकर के आते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको रिव्यू करता है, कौन करता है? तो कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब इस प्राइवेट मेंबर्स बिल तो नाम से क्लियर हो गया, लेकिन इसमें याद रखने की क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ। प्राइवेट मेंबर बिल जो है, ये जो कमेटी होती है, ये स्पेशलिस्ट केवल लोकसभा में ही होती है, राज्यसभा में नहीं होती। इस चीज़ को याद रखना है आपने। देन द नेक्स्ट इज़ रूल्स कमेटी, है ना। रूल्स कमेटी क्या करेगा? रूल्स कमेटी आपको ऑलरेडी पता है, रूल बनाएगा, ठीक है। जो भी ऑलरेडी रूल्स है उसमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ एडिशन की ज़रूरत है, तो वो तुम्हारा रूल्स कमेटी का काम होता है। अंडरस्टूड? तो ये सारे तुम्हारे रूल्स कमेटी हुए। देन द लास्ट वन इज़ द हाउस कीपिंग कमेटी।
ठीक है। अब हाउस कीपिंग कमेटी में कौन कौन होता है, तो हाउस कीपिंग कमेटी को सर्विस कमेटी बोला जाता है ना। जैसे जनरल पर्पस कमेटी हो गया, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरी, अलावेंस, मेंबर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन होता है कंसल्टेटिव कमेटी। कंसल्टेटिव कमेटी होता है तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं होता है, इसमें जो मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है वो एज अ चेयरमैन होते हैं, और ये एक इनफॉर्मल डिस्कशन का जो है एक फोरम है कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो होते हैं वो बैठ करके इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कंसल्टेटिव कमेटी को, और यहाँ पे इनफॉर्मल डिस्कशंस चलते हैं। अंडरस्टूड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि वेट, अटर्नी जनरल जो है, अटर्नी जनरल एंड वाइस प्रेसिडेंट, है ना, वाइस प्रेसिडेंट, जो ये दो लोग हैं, दे कैन बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। समझ रहे हो, पार्लियामेंट्री कमिटीज। अंडरस्टूड। तो ये आपको याद रखना है, ज़रूरी चीज़ है। अंडरस्टूड। इसके साथ हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी फिनिश होता है। जो चीज़ें इस नोट्स में मेंशन है सिर्फ उतनी चीज़ें ज़रूरी हैं, उससे ज़्यादा आपको उसके बियॉन्ड कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको ही रिवाइज करना है, एंड यू आर डन विद दी पार्लियामेंट्री कमिटीज़। चलो अब आके आ जाओ फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल से हर साल क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है इस चीज़ के बारे में, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइडलिंग थीम है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल। तो देखो पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, शेड्यूल्ड एरिया के बारे में मेंशन कहाँ पे है, तो देखो शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात करता है, शेड्यूल्ड एरियाज़ और कह लो ट्राइबल एरियाज़, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड। आर्टिकल 244 क्या बोलता है कि एक ऐसा स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए कुछ एरियाज़ के लिए जो तुम्हारे शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ की तरीके से डिजिग्नेट हुए हैं, मतलब जो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया है उनके लिए कुछ सर्टेन और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ये बात है। देन देयर इज़ अ फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब फिफ्थ शेड्यूल है क्या, तो फिफ्थ शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ 10 स्टेट्स, ठीक है। किसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ 10 स्टेट्स। अब वो 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं, 10 स्टेट्स हैं तुम्हारे, पहला आंध्र प्रदेश, द सेकेंड इज छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखना छत्तीसगढ़ में साथ में रिपीट करो, देन गुजरात, देन हिमाचल प्रदेश, देन झारखंड, देन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना, ठीक है। दीज आर दी 10 स्टेट्स जहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल लागू होता है। आपको ये 10 स्टेट्स के नाम याद रखना है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब डिक्लेरेशन कौन करता है ऑफ दी फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल एरियाज़ का या फिफ्थ शेड्यूल का डिक्लेरेशन की कौन से जो स्टेट्स हैं वो तुम्हारे फिफ्थ शेड्यूल के अंडर आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसका डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ कौन करता है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज़, है ना। तो राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करे कि कौन सी जगह जो है शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आती है, कौन सी जगह नहीं आती है। किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि कोई भी शेड्यूल्ड एरिया को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, बाउंड्री लाइंस ड्रॉ करना, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट कर सकता है विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर, with the consultation of गवर्नर, ठीक है। कुछ भी ऑल्टरेशन कर सकता है इन दी बाउंड्री लाइंस, इंक्रीज़ करना, अगर शेड्यूल्ड एरिया की जो रेंज है, जो एरिया अगर उसको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने हैं, वो सारी चीज़ें कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत हाई चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इन एरियाज़ में एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है,
एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कि पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, एडमिनिस्टर करना। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? तो एग्जीक्यूटिव पावर है तुम्हारा स्टेट के पास, ठीक है। बट स्टेट कैसे करता है? तो स्टेट को करने के लिए गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस चीज़ से रिलेटेड। गवर्नर क्या करेगा कि रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। क्या करेगा? रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ ही हैज़ टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया। ओके, और ये भी कब? एनुअली करना पड़ता है, और वेन एवर सो रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब भी माने, बट मेनली यूजुअली एनुअली करना पड़ता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। गवर्नर क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है जैसा बताएगा उस तरीके से गवर्नर विल एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली भाई ट्राइबल एरिया है, तो एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी। अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में टोटल देखो 20 मेंबर्स होंगे, 20 मेंबर्स की बॉडी हो गई है। 20 मेंबर्स में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इसमें 3/4 मेंबर होंगे, 3/4 मेंबर कहाँ से होंगे? तो ये उस रीजन के, उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे ऑफ दैट शेड्यूल्ड ट्राइब। समझ रहे हो तुम? तो 3/4 मेंबर क्या होंगे? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके? ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उस असेंबली के। अंडरस्टूड? तो ये हुआ तुम्हारा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या करेगी? तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी तुम्हारी मीटिंग्स होगी, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो भी तुम्हारे रूल्स होंगे, वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी। एंड देन इट विल गो टू दी गवर्नर, और गवर्नर रिपोर्ट करेगा सेम चीज़ टू दी प्रेसिडेंट। किस लिए है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल? तो टू एडवाइज ऑन द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द स्टेट, है ना। किस लिए करेगा? टू एडवाइज ऑन वेलफेयर ऑफ स्टेट। मैं ये दे दूंगा नोट्स आपको, इसके लिए रिलैक्स रखो, है ना। अब एक चीज़ को ध्यान से समझना, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है जो आए दिन है वो लॉज बनाते रहते हैं, ठीक है। तो उस लॉज की एप्लीकेबिलिटी शेड्यूल्ड एरियाज़ में कितनी होगी अकॉर्डिंग टू 5th शेड्यूल? तो एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पे गवर्नर को पावर मिली है। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है क्या, कि यहाँ पे गवर्नर जो है वो इम्पायर्ड है। गवर्नर क्या बोलता है? तो गवर्नर बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के या पार्लियामेंट के कोई भी लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। कहाँ पे? ऑन दी शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। गवर्नर क्या बोलता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के या पार्लियामेंट के कोई भी लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे स्टेट शेड्यूल्ड एरियाज़ पे, वहाँ अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात कि विद सम मॉडिफिकेशन, अगर होने भी होंगे तो इट कुड बी सम मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन किसके हिसाब से होगा? तो जगह के हिसाब से, जो भी जगह है, जो भी एरिया है, उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो गवर्नर क्या बोलता कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के कोई भी लॉ शेड्यूल्ड एरियाज़ में एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो होंगे विद सम मॉडिफिकेशन। आया समझ में? इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3-4 स्टार्स बना रहा हूँ उसी लिए कि आपको इस चीज़ को याद रखना है कि गवर्नर क्या बोलता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के कोई भी लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे ऑन दी शेड्यूल्ड एरियाज। अगर होंगे भी तो विद सम मॉडिफिकेशन। अंडरस्टूड? और इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न आता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के रोग हैं, ठीक है, या जो ट्राइबल लैंड है, वो किसी आउटसाइडर को अपने लैंड को सेल या बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू आउटसाइडर इज़ प्रोहिबिटेड। इसको भी आपको याद रखना है, इज़ प्रोहिबिटेड। अंडरस्टूड? देखो मैं लिख करके डिटेल में एक लाइन ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया और जहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा जा सकता है। बहुत टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना। तो
ट्रांसफ़र ऑफ लैंड पॉसिबल नहीं है टू द आउटसाइडर इस लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो इट मे प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाई और अमंग मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, रेगुलेट द अलॉटमेंट ऑफ लैंड, अलॉटमेंट ऑफ लैंड को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करता है ये लॉ, ठीक है, अंडरस्टूड। देन अब आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, प्रेसिडेंट को ये एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट एक कमीशन फॉर्म करेगा, ये एक कमीशन बनाएगा और वो कमीशन क्या करेगी, तो वो कमीशन करेगी टू रिपोर्ट ऑन व्हाट, रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो रिपोर्ट करेंगे एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट, ठीक है। ये कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है अबाउट द फिफ्थ शेड्यूल, अबाउट द फिफ्थ शेड्यूल। देन अब लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ शेड्यूल, ठीक है। तो सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो सिक्स्थ शेड्यूल जैसे ऊपर फिफ्थ शेड्यूल बात करता था अबाउट द 10 स्टेट्स, है ना। सिक्स्थ शेड्यूल बात करता है अबाउट द 4 स्टेट्स, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिक्स्थ शेड्यूल लागू होता है या सिक्स्थ शेड्यूल चलता है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जो है इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये चारों स्टेट्स में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे मिलता है, अंडरस्टूड। अब देखो मेरी बात को समझना कि सिक्स्थ शेड्यूल बोलता है क्या है कि इन स्टेट्स में देयर विल बी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, क्या होंगे, तो देयर विल बी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स इन दीज स्टेट्स, ठीक है। इन स्टेट्स में क्या होंगे, ऑटोनॉमस क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। अब देखो एक चीज़ को समझना, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स होने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि अगर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है तो स्टेट जो है उसके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बाहर आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उसी स्टेट के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंडर में आता है। अब इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कौन करता है, तो इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करने का पावर है गवर्नर के पास, ठीक है। गवर्नर क्या करेगा कि ऑर्गेनाइज करेगा टू दी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स, अंडरस्टूड। तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है कि अगर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के एरियाज़ को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है। अब देखो पहले ये समझो कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनेगा क्यों। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाने का सिंपल सा मकसद ये है कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंट तरीके से हो पाए, उस डिस्ट्रिक्ट के कल्चरल फैब्रिक को, जो तुम्हारे ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके डे टू डे लाइफ को बिना इम्पैक्ट किए, उनके रिचुअल्स को, उनके जो भी कस्टम्स है उनको बिना इम्पैक्ट किए, इफ़ेक्ट किए, स्टेट और गवर्नर, है ना, अपना काम कर पाए, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए, उनके वेलफेयर के लिए सोच पाए, उसके लिए ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं। समझ में आया ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नर क्या करेगा, इसको ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करेगा। क्योंकि बाउंड्रीज हो गई, नाम चेंज करना हो गया, एरिया को बढ़ाना हो गया, घटाना हो गया, सारी चीज़ें कौन करेगा, गवर्नर करेगा, अंडरस्टूड। चलो अब देखो फॉर एग्जांपल एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान के चलो कि ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, असम में ये एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है ना, ये मान चलो बहुत बड़ा सा असम स्टेट है, वहाँ पे दिस इज़ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं, 7-8 ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं। तो गवर्नर के पास ये भी पावर है क्या कि उन डिस्ट्रिक्ट को वो सेवरल ऑटोनॉमस रीजन्स में भी डिवाइड कर सकता है, समझ रहे हो। तो इफ़ देयर इज डिफरेंट ट्राइब्स इन एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, मतलब क्या कि अगर डिफरेंट ट्राइब्स हैं, डिफरेंट ट्राइब्स इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, तो फिर क्या होगा, गवर्नर क्या करेगा कि ऑटोनॉमस रीजन्स में डिवाइड कर देगा उस जगह को, ऑटोनॉमस रीजन्स में डिवाइड कर देगा। आया समझ में, ठीक है। तो ये होता है सिक्स्थ शेड्यूल, ये बोलता है। अब मेरी बात को समझना, जैसे हर स्टेट का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, काउंसिल होता है, उसी तरीके से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा,
ठीक है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट क्या क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगे। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगे। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कितने मेंबर्स होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के होंगे टोटल 30 मेंबर्स, 30 मेंबर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, ठीक है, अंडरस्टूड। 30 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स ऐसे होंगे जो नॉमिनेट करेगा गवर्नर। कौन नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, ठीक है। देन जो रिमेनिंग 26 मेंबर होंगे, वो रिमेनिंग 26 मेंबर कैसे आएंगे, बाय दी एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या, वोटिंग से, उस जगह पे वोटिंग होगी और एडल्ट फ्रेंचाइजी से रिमेनिंग 26 मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। कैसे, इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉमिनेटेड और इलेक्टेड बॉडी दोनों ही है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो ऑफिस होल्ड करेंगे कब तक, फॉर द टर्म्स ऑफ 5 ईयर, ठीक है, 5 सालों तक ऑफिस होल्ड करेंगे जो इलेक्टेड मेंबर होंगे। जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, तो वो होल्ड करेंगे ऑन द प्लीजर ऑफ गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के प्लेजर पे वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, अंडरस्टूड। अब ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती किस लिए है, तो देखो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे लॉज भी बना सकती है। जैसे कौन कौन से मैटर्स, जैसे लैंड से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, वाटर से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, तुम्हारे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, समझ रहे हो, इन सब से रिलेटेड कोई मैटर है ना। तो इवन मैरिज एंड डिवोर्स से रिलेटेड कोई मैटर हो गया उस रीजन में ना, तो मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड अगर कोई मैटर हो गया तो उस पर लॉज बनाते हैं। सोशल कस्टम से रिलेटेड कोई मैटर हो गया तो इन सारी चीज़ों पे वो लॉज बनाते हैं। लेकिन एक और चीज़, हाँ यार एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो 26 मेंबर्स होते हैं ना, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया क्या कि ये 5 सालों का टर्म होता है, 5 ईयर्स होता है, लेकिन ये प्लेजर ऑफ गवर्नर, अच्छा ये बता दिया, प्लेजर ऑफ गवर्नर पे होता है। हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता रहा था कि देखो ये लॉज तो बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है कि इन लॉज को इफेक्ट में लाने के लिए गवर्नर का एसेंट इज़ मस्ट, ठीक है। क्या गवर्नर का एसेंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे गवर्नर का एसेंट इज़ मस्ट, है समझ में। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो लॉज तो बनाती है, लेकिन उसको एसेंट चाहिए गवर्नर का, ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस इज़ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर शेड्यूल 6। देखो यहाँ भी सेम सिचुएशन है क्या कि कोई भी पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का जो लॉ है वो तुम्हारा ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स पे लागू नहीं होगा, या अगर होगा तो मॉडिफिकेशन के साथ होगा, गवर्नर का से विल बी द फाइनल, अंडरस्टूड। अब बात रही कुछ इंपॉर्टेंट लाइक, और मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ जो अपने एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये लॉज बनाती है ना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, जो ये लॉज बनाती है, लॉज बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो ये लॉज बनाते हैं, एक्चुअली क्या है कि इन यूजुअल सेंस ये तो अप्लाई नहीं होगा ऑन दी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अगर मॉडिफिकेशन के साथ होता है, फॉर एग्जांपल अगर मॉडिफिकेशन के साथ में होता है, तो यहाँ फाइनल कैच क्या है कि इफ़ इट इज़ द केस ऑफ आसाम, तो आसाम में गवर्नर का से विल बी द फाइनल, ठीक है, गवर्नर का जो डायरेक्शन होगा वो फाइनल होगा। लेकिन इफ़ इट इज़ द केस ऑफ मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, तो डायरेक्शन किसके पास होगा, प्रेसिडेंट के पास होगा इन द केस ऑफ पार्लियामेंट्री लॉज, कोई अगर पार्लियामेंट्री लॉज बन रहे तो, और गवर्नर के पास होगा अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज है तो, ठीक है, समझा कि अगर तुम्हारे पहली बात तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लॉज है वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे ऑन दी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अगर होते हैं मॉडिफिकेशन के साथ में तो असम की बात है तो गवर्नर के हाथ पास में होगी सारी डायरेक्शन जो भी चीज़ें। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के केस में प्रेसिडेंट के पास होगा इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री लॉज, और अगर कोई गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज में गवर्नर के पास होंगी सारी चीज़ें, अंडरस्टूड। एंड दिस इज 6th शेड्यूल, ठीक है। अब जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं दैट इज़ मोर देन इनफ, सिर्फ आपको इस चीज़ को रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है, और बहुत आराम से 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की क्वेश्चन आप आराम से बहुत आराम से टैकल कर लोगे, ठीक है।
जस्ट यू हैव टू रिवाइज इट। ओके, अब आ जाओ बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में एंट्री नंबर 5 इज़ अबाउट लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की बात करता है 7th शेड्यूल एंट्री नंबर 5। ठीक है, किसके बारे में बात करता है? लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1992 का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये एक्ट किसके बारे में बात करता है? तो ये एक्ट बात करता है पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के बारे में। इस एक्ट के तहत एक नया शेड्यूल ऐड किया जाता है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। वो शेड्यूल होता है 11th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? 11th शेड्यूल। ओके, 11th शेड्यूल अंडर पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अमेंडमेंट बात करता है कि देयर शुड बी पंचायती राज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और एट द लेवल ऑफ द लोकल गवर्नेंस, जहाँ लोकल गवर्नेंस की बात होती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस की बात होती है, वहाँ पे पंचायती राज होना चाहिए। ठीक है, और पंचायती राज इज़ द मेथड फॉर द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यही सेम एग्जैक्ट वर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पंचायती राज क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? इट बेस्ट एक्सप्लेन द एक्सरसाइज ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। अब देखो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इज़ कि लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़े, गवर्नमेंट के साथ बढ़े, है ना। लोगों का पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इनहैंस हो, इंक्रीज हो, यही है ना फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो उसीलिए इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। ओके, अब देखो पंचायती राज के लिए बहुत सारी कमिटीज़ बैठी, इन कमिटीज़ के नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है आपको, है ना। कमिटीज़ के नाम याद रखो और इनकी क्रोनोलॉजी भी याद रखो तो बहुत आपको काम आएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी कमिटीज़ बैठी है, नाम याद रखना। सबसे पहला था बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय, देखो इनके रिकमेंडेशंस उतने इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी कमिटीज़ हैं इनके नाम बहुत ज़रूरी है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, ठीक है, जनवरी 1957 में सबसे पहली कमेटी बैठी ऑन दी पंचायती राज। ठीक है, तो इन्होंने रेकमेंड किया सबसे पहली बार डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज के बारे में। ठीक है, इन्होंने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम प्रपोज किया। 3 टियर बोले तो क्या? 3 टियर पंचायती राज सिस्टम बोले तो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद। याद रखना इसको। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला? विलेज लेवल पे क्या होगा? विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत। ठीक है, देन ब्लॉक लेवल पे क्या होगा? पंचायत समिति। एग्जैक्टली, मैं साथ बोलते रहो, पंचायत समिति। और लास्ट लेवल पे जिला परिषद के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, अंडरस्टूड। तो ये हुआ बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर इसके बाद दूसरी कमेटी का गठन होता है जिसका नाम रहता है अशोक मेहता कमेटी। क्या नाम है? अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता से अशोक मेहता में कंफ्यूज मत हो जाना। तो अशोक मेहता कमेटी ये बैठती है 1977 में। देखो अब एग्जैक्ट डेट याद मत रखना, लेकिन क्रोनोलॉजी याद रखना ज़रूरी है। ये प्रपोज करती है 2 टियर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नेंस। 2 टियर कैसे? तो पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए तुम्हारा जिला परिषद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा? तुम्हारा जिला परिषद। ओके, और दूसरा लेवल इन्होंने प्रपोज करा मंडल पंचायत के बारे में। इसके बारे में मंडल पंचायत। तो मंडल पंचायत मैं बताता हूँ क्या होता है। मंडल पंचायत बोलते हैं ग्रुप ऑफ विलेज, समझ लो, मतलब 3-4 विलेजेस 5 विलेजेस को मना करके उसको मंडल पंचायत बोलते हैं। तो मंडल पंचायत मतलब क्या? ग्रुप ऑफ विलेज, अंडरस्टूड।
तो क्या लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल, और स्टेट के नीचे तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। अशोक मेहता कमेटी ये बोलते हैं। फिर उसके बाद से एक कमेटी बैठती है GV.K. राव कमेटी। कौन सी कमेटी? GV.K. राव कमेटी, ठीक है। GV.K. राव कमेटी भी क्या करती है, तो ये भी तुम्हारी 2 टीयर प्रपोज करती है कि 2 टीयर ऑफ सिस्टम होना चाहिए। पहला तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद तो होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। देन इन्होंने सेकेंड टीयर पे क्या बोला कि देयर शुड बी ग्राम पंचायत और जो भी, लेकिन इन्होंने बोला, इनका मेन कहना था कि जिला परिषद को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जिला परिषद को आपको मजबूत करना चाहिए। अगर ज़िला परिषद मजबूत होगा तो पंचायती राज भी मजबूत होगा। GV.K. राव कमेटी का ये कहना था, है ना। फिर दंतवाला कमेटी बैठती है। दंतवाला कमेटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लो दंतवाला कमेटी जो है बात करती है क्या कि ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पे कमेटी बैठनी चाहिए। फिर उसके बाद एक कमेटी बैठती है हनुमंता राव कमेटी, ठीक है। तो हनुमंता राव कमेटी क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के बारे में बात करती है ना, कि देयर शुड बी अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि देखो उस समय ना प्लानिंग अथॉरिटीज़ थी, स्टेट प्लानिंग बोर्ड था, सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड था, तो एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड भी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा जो कलेक्टर होना चाहिए, इट शुड बी कोऑर्डिनेटर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ द प्लानिंग एक्टिविटीज़ एंड द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, ये बोलते हैं हनुमंता राव कमेटी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी बैठती है जिसका नाम रहता है LM सिंघवी कमेटी। ये नाम याद रखना है क्या, LM सिंघवी कमेटी, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी याद रखना हो क्या। तो LM सिंघवी कमेटी ये बैठती है 1986 में, हाँ। तो LM सिंघवी कमेटी क्या बोलती है कि तुम पंचायती राज को हम लोग को रिवाइटलाइज करेंगे हम लोग इसको, ठीक है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अपने को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को आप कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। और ये पहली बार ये बात करी गई, ठीक है। इसके बाद एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था थंगॉन कमेटी। कमेटीज़ के नाम याद रखना, ठीक है। थंगॉन कमेटी ने भी सेम चीज़ को बैक किया था कि यस, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो होता है इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि ज़रूरी है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर LM सिंघवी ने और भी सारी चीज़ें बताई थी कि नायब पंचायत भी होना चाहिए, तुम्हारे विलेज पंचायत को और भी रिसोर्सेज एलोकेट करो, है ना, जुडिशियल ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश करो। इन सारी चीज़ों पे भी बात की थी तुम्हारे LM सिंघवी कमेटी ने। थंगॉन कमेटी ने क्या बात की, थंगॉन कमेटी ने बोला कि तुम्हारी 3 टीयर इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। 3 टीयर बोले तो वही तुम्हारा टॉप लेवल पे, यही जो तुम्हारा बलवंत राय मेहता ने बताया था कि ग्राम पंचायत, पंचायत एंड तुम्हारा जिला परिषद, तो 3 टीयर तुम्हारा सिस्टम होना चाहिए। तो इन्होंने बलवंत राय मेहता वाली ही बात जो है रिपीट करी। और इन्होंने एक और चीज़ बताया, इन्होंने बोला कि जो पंचायत राज बॉडी होती है उसका टेन्योर होना चाहिए 5 सालों का, ठीक है। और हर एक 3 टीयर पे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सीट्स का रिजर्वेशन भी करो। तो इन्होंने क्या करा कि रिजर्वेशन की भी बात करी, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स को आप रिजर्व भी करो, रिजर्वेशन की भी बात इन्होंने करी। इन्होंने इवन विमेन रिजर्वेशन की भी बात करी, थंगॉन कमेटी ने विमेन रिजर्वेशन की भी बात करी, ठीक है। तो ये था तुम्हारा थंगॉन कमेटी। फिर उसके बाद 1988 में एक कमेटी बैठती है, उसके बाद तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज कर ही लिया गया था पंचायती राज को। एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी का नाम होता है गडगिल कमेटी, गडगिल कमेटी, है ना। गडगिल कमेटी क्या बोलती है, तो गडगिल कमेटी भी सेम चीज़ बोलती है। फिर जितना लोगों ने जो वो चीज़ें बोली थी इन सबको रिव्यू करती है और सेम चीज़ें एक जगह से समझो कि आपने देखो, आपने 4 जगह से नोट्स पढ़े और एक जगह ला करके कंसोलिडेट कर दिया। तो गडगिल कमेटी ने वही काम करा। इन्होंने क्या करा कि सब कुछ ला करके एक जगह कंसोलिडेट करा। इन्होंने 3 टीयर की ही बात करी। इन्होंने ये भी बोला कि PRI को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, जितने भी मेंबर हैं तीनों लेवल पे दे शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड, रिजर्वेशन होना चाहिए SCs के लिए, STs के लिए, विमेन के लिए, समझ रहे हो। और अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट शुड बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पंचायती राज एज वेल, है ना। स्टेट फाइनेंस कमीशन को बैठाओ, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है एलोकेट करेगा फाइनेंसेस टू दी
पंचायत, तो ये गडगिल कमेटी का ही रिकमेंडेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ से आ चुका है। क्या कि आप स्टेट फिनेंस कमीशन को सेटअप करो, ठीक है। और स्टेट फिनेंस कमीशन क्या करेगा, स्टेट फिनेंस कमीशन क्या करेगा, एलोकेट करेगा फिनेंस फंड्स टू पंचायत। अंडरस्टूड। तो ये सारे कमिटीज़ के नाम आपने याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी है। इन सारे कमिटीज़ के नाम आपकी ज़ुबान पे होने चाहिए, आपको ये क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। फिर चलो आ जाओ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ। राजस्थान जो है ये पहला, इट वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कौन? राजस्थान। ये याद रखना आपने, कब करा था? 1959 में। ओके, चलो अब आ जाओ 73rd अमेंडमेंट एक्ट की थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट की जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ 1992 में, ठीक है, तो इसने पार्ट 9 ऐड किया और इसने पार्ट 9 का टाइटल दिया द पंचायत्स, है ना। आर्टिकल कौन कौन सी थी? तो आर्टिकल इन्होंने इंक्लूड किया 243 से लेकर के 243O तक। अंडरस्टूड? 243 से लेकर के 243O तक इन्होंने सारे प्रोविजंस इंक्लूड किए। ओके, एंड फाइनली इट गिवन द प्रैक्टिकल शेप टू द आर्टिकल 40 ऑफ द DPSP, है ना। अब सैलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं इस एक्ट के? तो देयर शुड बी अ ग्राम सभा, जहाँ से क्वेश्चन आता है, अब ध्यान से समझना कि एक ग्राम सभा होगा, हर जगह पे एक ग्राम सभा होगा, एंड ग्राम सभा विल बी द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ओके, और ग्राम सभा का मेंबर कौन होगा? तो जिन लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में है, उस विलेज के इलेक्टोरल रोल में जिन भी लोगों का नाम रजिस्टर्ड है, समझ लो, उस पंचायत में, उस विलेज लेवल में, वो लोग सारे रजिस्टर्ड वोटर्स ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जितने लोग हैं वो अब पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करेंगे इन द डिसीजन मेकिंग, आया समझ में। तो दोज और द बॉडी ऑफ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द विलेज कंप्राइजिंग द एरिया ऑफ पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन द एरिया ऑफ पंचायत, ओके, विल बी द पार्ट ऑफ ग्राम सभा। अंडरस्टूड। फिर 73rd अमेंडमेंट एक्ट एक इम्पॉर्टेंट बात करती है 3 टियर सिस्टम की, है ना। 3 टियर सिस्टम जिसके बारे में हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, ऊपर से बात करते आ रहे हैं। क्या कि हर एक लेवल पे, हर एक लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हारा पंचायती राज होगा इन एवरी स्टेट, ठीक है। विलेज लेवल पे पंचायत होगा, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो तीनों ही लेवल पे देयर विल बी पंचायती राज, देयर विल बी 3 टियर सिस्टम, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था। तो 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को तुम्हारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लेकर के आता है। अब इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, है ना। इलेक्शन कैसे होगा? तो इलेक्शन होगा क्या कि जो मेंबर और चेयरपर्सन होंगे ऑफ द ग्राम सब और ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और द पंचायती राज, द ऑल द मेंबर्स will be directly elected by the people, will be directly elected by the people। देखो मैं बहुत आराम से बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ना यहाँ से ना क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सब छोटे छोटे चैप्टर्स है लेकिन यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दे आर द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो इलेक्शन होता है क्या होता है? ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अंडरस्टूड, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात करें तो रिजर्वेशन के मामले में SCs, STs और विमेन तीनों को ही रिजर्वेशन मिलती है इन दी पंचायती राज। SCs, STs एंड विमेन तीनों को ही रिजर्वेशन है इन दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आप देखते नहीं हो, जैसे बहुत जगहों पे इसका तो मिसयूज भी होता है कि होता क्या है कि, हाँ पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़, विमेन के लिए 1/3 जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है। होता क्या है कि बहुत लोग अपनी वाइफ को, आप देखना बहुत सारे गाँवों में ऐसा होता है, आपने वो सीरीज़ देखी है पंचायत, उसमें दिखाया भी गया है ना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने वाइफ को पंचायत के इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं, है ना। किस लिए? क्योंकि विमेन को रिजर्वेशन मिलता है। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ है। अब ड्यूरेशन क्या होता है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का? तो ड्यूरेशन होता है ऑफ 5 ईयर्स, जैसे पार्लियामेंट का होता है उसी तरीके से ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन होता है टोटल 5 ईयर्स
अब देखो यहाँ पे भी ना दो बहुत ज़रूरी कंडीशंस है। क्या क्या? कि अगर मान के चलो 5 साल के पहले तुम्हारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, 5 साल के पहले, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years, अगर पंचायती राज डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, अगर डिसॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे दो कंडीशन बनते हैं, दो कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन क्या? फ्रेश इलेक्शन तो होना ही होना है, फ्रेश इलेक्शन तो होगा ही होगा। तो 5 साल के पहले अगर एक्सपायर हो जाएगा तब तो यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन होगा, ठीक है। और फ्रेश इलेक्शन होगा, फिर अगले 5 साल तक के लिए तुम्हारा जो है पंचायती राज काम करेगा। अगर ये तुम्हारा डिसॉल्व होता है 6 महीने पहले, मतलब क्या कि पंचायती राज जब डिसॉल्व होने वाला था, जैसे मान चलो आज अगर जनवरी में पंचायती राज डिसॉल्व होने वाला था, ठीक है, और आज से 6 महीने पीछे चले जाओ और 6 महीने अभी स्टिल बचा हुआ है और उसके पहले ही पंचायती राज डिसॉल्व हो गया, ठीक है। कब कब डिसॉल्व हो गया? तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 month, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 month अगर डिसॉल्व हो गया तो उस समय क्या होगा कि पंचायत विल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। जो वक्त बचा हुआ होगा सिर्फ उतने वक्त के लिए ही पंचायत कंटिन्यू करेगा। मतलब अगर 7 महीने बचे हुए डिसोल्यूशन के तो 7 महीने, 8 महीने बचे हुए तो 8 महीने। तो इस तरीके से होगा कि जो फ्रेश इलेक्शन होगा, फ्रेश इलेक्शन से जो भी पंचायती राज जो रिकॉन्स्टिट्यूट होगा सिर्फ वो रिमाइंडर पीरियड के लिए ही चलेगा, जो पीरियड बचा हुआ है। अंडरस्टूड? अगर 6 महीने या 6 महीने के पहले अगर डिसॉल्व हो जाता है तो, और 6 महीने के अंतराल में होता है, मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल कि जनवरी में डिसॉल्व होना था, जनवरी में 5 साल कंप्लीट होना था, समझना ध्यान से, और नवंबर में डिसॉल्व हुआ, ठीक है, तो फिर जो नया इलेक्शन होगा उसमें जो पंचायती राज रिकॉन्स्टिट्यूट होगा वो पूरे 5 सालों के लिए वर्क करेगा। लेकिन अगर जनवरी में डिसॉल्व होना था, ठीक है, और पिछले साल मार्च में डिसॉल्व हो गया तो 6 महीने से ज़्यादा पीरियड हो गया, तो जो नया पंचायती राज बनेगा वो मार्च से लेकर के जनवरी तक के ही काम करेगा। जनवरी में फिर दोबारा से इलेक्शन होगा। आया समझ में? अब मेरे को लगता है आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलो फिर से मैं बताता हूँ। जनवरी में मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे 5 साल का अगर टर्म लिया जाए तो जनवरी में पंचायती राज डिसॉल्व होना था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 16 में भी 2009 में भी, ठीक है। और ध्यान से समझना, जनवरी में जो पंचायती राज है वो डिसॉल्व होना था 5 सालों का टर्म कंप्लीट करके, हो गया नवंबर में, 2-3 महीने पहले। तो जो भी फ्रेश इलेक्शन होगा, नया इलेक्शन होगा, पूरे 5 साल के लिए पंचायती राज काम करेगा। लेकिन अगर होना था जनवरी में डिसॉल्व और हो गया पिछले साल मार्च में ही, तो गैप ये 6 महीने से ज़्यादा का हो गया। तो जो नया इलेक्शन होगा और जो नया पंचायती राज रिकॉन्स्टिट्यूट होगा वो सिर्फ रिमेनिंग टाइम मतलब जनवरी तक के लिए ही वर्क करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत। तो ये मैं बता रहा था। आया समझ में? अब ये चीज़ समझ में आई। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, डिस्क्वालिफिकेशन। तो 21 साल की उम्र के बाद इफ़ एनी पर्सन हैज़ अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स, कौन सा एज ऑफ 21 ईयर्स, क्योंकि यहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर कोई इंसान 21 साल का एज अटेंड कर लेता है तो ही कैन बी द मेंबर ऑफ पंचायती राज, ठीक है। 21 साल तक का कोई एज अटेंड कर लेता है तो ही कैन बी द मेंबर ऑफ द पंचायती राज। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 ईयर ऑफ द एज इफ ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स। आया समझ में? अब पंचायती राज को पावर कहाँ से मिलता है? तो पावर मिलता है पंचायती राज को स्टेट लेजिस्लेचर से। पावर कहाँ से मिलता है? तो फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है, ठीक है, वो तुम्हारा पावर डिवॉल्व करती है टू दी पंचायत्स। किस बेसिस पे? तो जो भी प्लान बनाना हुआ फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, वो सारी चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर करेगी, ठीक है। कोई इम्प्लीमेंटेशन करना ऑफ एनी स्कीम फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें तो वो भी स्टेट करेगी। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही तुम्हारा स्टेट फिनेंस कमीशन सेटअप किया जाता है। इस चीज़ को याद रखना, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, द गवर्नर ऑफ द स्टेट आफ्टर एवरी 5 ईयर कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन। किस लिए? टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन को क्या किया जाता है? सेटअप किया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अंडरस्टूड। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जानो, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को। पता है क्या कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, अब लोग क्या समझते हैं ना कि ना जो स्टेट में जो इलेक्शन होता है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ कुछ दिन पहले, या जो भी स्टेट के इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से, पार्लियामेंट के इलेक्शन से, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट के इलेक्शन से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, ये सारे इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। समझा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कराती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के इलेक्शन कराते हैं। क्या करते हैं? पंचायत के इलेक्शन कराते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर पंचायत का इलेक्शन। अंडरस्टूड? ठीक है, मैं ये नोट्स आपको दे दूंगा, उसके लिए रिलैक्स रहो। ठीक है, आप खुद से भी लिख रहे हो तो ठीक है, बट ये मैं नोट्स दे दूंगा। एक्चुअली देखो, मैंने खुद से डिसाइड किया था ना कि मैं इसको लिख करके बताऊंगा। मेरे लिए कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है, ठीक है, कि मैं अपने मटेरियल से कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। लेकिन मेरे को था कि कुछ ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स जो बहुत ज़रूरी है ना, जो मैं खुद से आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, एक एक चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ को, ताकि कुछ छूटे नहीं। समझा क्या आपको? तो इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। कोई बात नहीं है ना, समझे? तो ध्यान से समझो, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है यार। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे देखो, अभी ये स्टेट इलेक्शन कमीशन वाला फैक्ट है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। समझ लो, तो स्टेट के इलेक्शन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है कि स्टेट के इलेक्शन स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, याद रखो फिर से, किसके किसके? पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, सारे इलेक्शन जो है तुम्हारा कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखती है। समझा? फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें, स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन भी सेम तरीके से क्या कि पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है, पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करता है। ठीक है, और इसी के रिकमेंडेशन पे जो स्टेट है वो फंड करती है किसको? पंचायत को। ठीक है, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे स्टेट क्या करती है? पंचायत को फंड देती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। अंडरस्टूड? तो चलो अब मेरे साथ एक बार जल्दी एक बार रिकॉल करो, रिवाइज करो। कंपलसरी प्रोविजन क्या क्या है 73rd अमेंडमेंट के? कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा विलेज लेवल पे और ग्रुप ऑफ विलेज के लेवल पे, देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हमने बात किया इस पर, डायरेक्ट इलेक्शन होगा सारी ही स्टेट्स में। ठीक है, देन जो, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो चेयरमैन का पोस्ट होता है ना ऑफ पंचायत, वो तुम्हारा इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। जैसे देखो, आपने डायरेक्ट इलेक्शन करके जिसको बैठाया वहाँ पे, वो चूज़ करेगा कि हमारा चेयरपर्सन कौन होगा, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू तुम्हारा चेयरपर्सन जो होता है पंचायत का, वो इलेक्ट होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? देन 21 ईयर क्या होगा? मिनिमम एज होगा टू कंटेस्ट द इलेक्शन। रिजर्वेशन होगा सीट का, एससीज़ का, एसटीज़ का, तीनों ही लेवल पे, है ना। 1/3 सीट होगा किसके लिए? विमेन के लिए। 5 साल का टर्म फिक्स है। अगर 6 महीने से ज़्यादा गैप है तो फ्रेश इलेक्शन होगा, और फ्रेश इलेक्शन होने के बाद में जो 6 महीने से ज़्यादा गैप हो तो रिकॉन्स्टिट्यूट होगा पंचायत फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम, जो अभी हमने बहुत डिटेल में बताया। देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। याद रखना क्या? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ही बात करता है इस बारे में, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है, तो स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, दोनों की बात कौन करता है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट दोनों की ही बात करता है कि इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन दोनों के बारे में। ओके, अब इतना हमने देख ही लिया, तो एक और मैं ज़रूरी चीज़ आपको बताता हूँ। एक एक्ट है जिसका नाम है पीसा। ठीक है, पीसा का मतलब क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। ठीक है, क्या? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एज एक्ट। तो शेड्यूल्ड एरिया अभी हमने ऊपर देखा कौन कौन से, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, है ना।
तो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो ये प्रोविज़न है ना पार्ट 9 वाले ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पंचायत से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है, ये तुम्हारा 5th शेड्यूल्ड एरिया में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, समझ रहे हो। और पार्लियामेंट इन प्रोविज़न को उन एरियाज़ तक भी एक्सटेंड कर पाए, उसके लिए पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है पीसा, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। आया समझ में क्यों किया है पीसा एक्ट पार्लियामेंट ने इनैक्ट? क्योंकि जो ये पंचायत रिलेटेड जितने ही मैटर है ये शेड्यूल्ड एरिया मतलब 5th शेड्यूल्ड एरियाज जो भी 10 स्टेट्स है वहाँ पे लागू नहीं होते हैं, उसलिए, ठीक है। तो वो 10 स्टेट्स है वहाँ पे ये चीज़ एक्सटेंड हो पाए उसलिए, ठीक है। एक्सटेंड करना ज़रूरी है भाई, टू फ्री द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, और उनको सेल्फ गवर्नेंस मिले, तो उसलिए। तो इस एक्ट का मेनली फीचर क्या है कि पंचायत अगर कोई भी लॉ बनाए शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड, ठीक है, या पंचायत का स्टेट लेजिस्लेशन कोई भी पंचायत पे हो शेड्यूल्ड एरियाज़ में, तो वो उनकी कस्टमरी लॉ, सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब स्टेट कैन मेक like legislation on the panchayat in the scheduled areas, but it shall be in the consonance with the customary law, social religious practices and the traditional practices। समझ रहे हो। हर विलेज में ग्राम सभा होगा कंसिस्टिंग द पर्सन हुज नेम इज इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल, जैसे कि ऊपर था, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही एक फैक्ट है क्या कि स्टेट लेजिस्लेशन कोई भी होगा रिलेटेड टू पंचायत, ठीक है, इन द शेड्यूल्ड एरिया शैल बी इन द कॉन्सोनेंस विद द कस्टमरी लॉ, ठीक है, उस शेड्यूल्ड एरिया के। यही कहता है पीसा एक्ट मेनली, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे भी ग्राम सभा जो है सर्वोच्च है। कुछ भी काम अगर करना है एवरी पंचायत एट द विलेज लेवल दे रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दी सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ग्राम सभा फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड प्लान्स प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट जो भी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ एक जो डिफरेंस था सिर्फ यही था पीसा एक्ट का। अंडरस्टूड। क्यों है पीसा एक्ट? पीसा एक्ट इसलिए है क्योंकि तुम्हारा एक्सटेंशन हो पाए ऑफ द पंचायती राज टू द शेड्यूल्ड एरियाज ऑल दोज 10 स्टेट्स इंक्लूडेड इन द 5th शेड्यूल, नॉट 6th, क्या 5th शेड्यूल, याद रखना 5th शेड्यूल्ड स्टेट्स, ठीक है। 5th शेड्यूल्ड स्टेट तुम्हारे पंचायत के परव्यू में आ सके। अंडरस्टूड। तो इसलिए तुम्हारा पीसा एक्ट। तो देखो पंचायत में जितने को अपने को जानना था 73rd अमेंडमेंट में बहुत हमने जान लिया है, बहुत, ठीक है। इससे ज़्यादा अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट दी 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है। ओके, और अगर हम प्यार से बोले तो इसको हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको प्यार से अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी बोला जा सकता है। तो देखो अगर सेंट्रल लेवल की बात करें ना तो जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ये डील करती है 3 चीज़ें। पहला तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट महुआ, है ना, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और अर्बन अफेयर्स भी बोलते हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जैसे तुम देखना कैंटोनमेंट एरिया होता है अर्बन बॉडीज़ में, है ना, आपके यहाँ भी होगा कैंटोनमेंट एरियाज होता है जो बड़े बड़े टाउन होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स को करते हैं, है ना। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज किसको डील करती हैं? यूटीज़ को। ये डील करते हैं किसको? कैंट्स को, ठीक है। और महुआ तो आपको पता ही है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो मेनली सेंट्रल लेवल पे ये 3 बॉडीज़ हैं जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हैंडल करती हैं। 74th अमेंडमेंट से क्या हुआ कि एक नया पार्ट ऐड हुआ 9A, 9 में वो हुआ पार्ट 9A। पार्ट 9 में क्या हुआ था? पार्ट 9 में पंचायत हुआ था। 9A में क्या हुआ? म्यूनिसिपैलिटीज़ हुआ। इसका टाइटल ही दिया गया द म्यूनिसिपैलिटीज़, है ना। आर्टिकल कौन कौन सा था? तो आर्टिकल था 243P से लेकर के 243ZG तक, ठीक है, ये था आर्टिकल, है ना। और इसके साथ में ही इन्होंने और एक चीज़ ऐड करी दैट इज़ 12th शेड्यूल, ठीक है, 12th वेट
12th शेड्यूल। ओके, अब ये एक्ट क्या बोलता है कि हर एक म्यूनिसपैलिटीज़, तुम्हारे 3 टाइप की म्यूनिसपैलिटीज़ होंगे, ठीक है। 3 टाइप से में हम जो है सारे म्यूनिसपैलिटीज़ को डिवाइड करेंगे, जितने भी म्यूनिसपैलिटीज़ हैं। पहला होगा तुम्हारा नगर पंचायत, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। पहला होगा क्या, तुम्हारा नगर पंचायत। 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़, देखो 3 टाइप्स है ना, 3 टाइप्स कौन कौन से। तो द फर्स्ट विल बी नगर पंचायत। ओके, नगर पंचायत किसके लिए होगा, तो नगर पंचायत होगा तुम्हारा फॉर दी टाउन लेवल और दी ब्लॉक लेवल, है ना, छोटे लेवल के लिए। फिर होगा म्यूनिसिपल काउंसिल, क्या होगा, म्यूनिसिपल काउंसिल। इट विल बी फॉर दी स्मॉलर एरियाज़, जो स्मॉलर एरियाज़ होंगे उनके लिए होगा म्यूनिसिपल काउंसिल। और फिर होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्या होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा फॉर दी लार्जर एरियाज़, अंडरस्टूड। तो जितनी भी चीज़ें होंगी इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो मेंबर्स होंगे ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़, जो भी मेंबर्स होंगे, वो इलेक्शन होगा इनका डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या, कि पीपल विल चूज़ देम, ठीक है, मतलब पीपल विल इलेक्ट देम। तो जो इलेक्शन होगा क्या होगा, वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्टली बाई पीपल, ठीक है। इस तरीके से होगा इनका इलेक्शन। बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन सेम ऊपर की तरफ तुम्हारा एससीज़ के लिए रिजर्वेशन होगा, एसटीज़ के लिए होगा, और विमेन के लिए भी होगा। विमेन के लिए क्या रिजर्वेशन होगा, तो 1/3 होगा विमेन रिजर्वेशन। फिर अगेन सेम जैसे पंचायत में था, बिल्कुल मेरे को दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल का टर्म होगा, टर्म कितना होगा, टर्म विल बी ऑफ 5 ईयर। और ये जो 6 महीने वाला जो कंसेप्ट मैंने समझाया था ना आपको, वो कंसेप्ट सेम टू सेम यहाँ पे पंचायत, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी लागू होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेम एज पंचायत, ठीक है। जो वो 6 महीने वाली चीज़ मैंने बताई थी कि अगर 6 महीने के पहले हो जाता है तो फिर रिकॉन्स्टिट्यूट जब भी होगा पंचायत, दोबारा से जब फ्रेश इलेक्शन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, तो सिर्फ उतने पीरियड तक ही करेगा वर्क जितने पीरियड तक के लिए वो रियल में रिजॉल्व होता है। फिर दोबारा से इलेक्शन होगा, मतलब 8 महीने के बाद दोबारा से इलेक्शन होगा। मतलब कि देखो, जनवरी के पहले मैंने क्या बताया, मार्च में रिजॉल्व होगा, तो मार्च में दोबारा इलेक्शन होगा, फिर मार्च से लेकर के जनवरी तक रूल करेगा, फिर जनवरी में दोबारा से इलेक्शन होगा, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी फॉलो होगी। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर है, ओके, मोस्टली सारी चीज़ें सिमिलर है, जो वर्किंग्स है, जो फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें सिमिलर है। बस ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे, टाउन के लेवल पे हो रहा है, वहाँ पे वो विलेज के लेवल पे हो रहा था। मिनिमम एज क्या होगा, तो मिनिमम एज विल बी अगेन द सेम 21 ईयर्स, ठीक है, 21 ईयर्स विल बी द मिनिमम एज। अब थोड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल ये सब समझते हैं। तो देखो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, है ना, ये बड़े बड़े शहर है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा मेनली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है ना, उनके मेनली जो होते हैं 3 अथॉरिटीज़ होती है। पहला होता है तुम्हारा काउंसिल, दूसरा होता है स्टैंडिंग कमेटी, तीसरा होता है कमिश्नर। और हर एक काउंसिल का हेड होता है मेयर। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कौन होता है हेड, मेयर होता है। आपके यहाँ भी मेयर्स होंगे अगर आप बड़े शहर से आते होंगे तो, ठीक है। और उसको असिस्ट करता है डिप्टी मेयर, जिसको उप मेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक हेड होता है, काउंसिल का एक हेड होता है, उसको मेयर बोलते हैं, और उसको असिस्ट करता है असिस्टेड बाई द डिप्टी मेयर, ठीक है। अब ये कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो ही इज़ इलेक्टेड बाई द पीपल ऑफ इंडिया, आया समझ में। फिर देर इज़ अ म्यूनिसिपल कमिश्नर, एक म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है। जब आप आईएएस बन जाओगे ना, तो आईएएस बनने के बाद मेनली जो होता है ना कि म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होता है वो एक आईएएस ही होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है म्यूनिसिपल कमिश्नर फॉर दी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, तुम्हारा म्यूनिसिपल कमिश्नर, ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मेनली एक आईएएस ही होता है, यूजुअली एक आईएएस होता है ये, अंडरस्टूड। ये हुआ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अंडरस्टूड। 3 अथॉरिटीज़ जो मैंने आपको बताई थी, 3 अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, एक बार मेरे साथ रिपीट कर दो। अभी हमने बताया काउंसिल, देन स्टैंडिंग
कमेटी, देखो बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, समझ रहे हो, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा डिटेलिंग मत करना। आप पता है क्या होता है मेरे साथ, ऐसा होता क्या है कि इतना कुछ बताने के बाद भी आप पूछते हो ना कि सर इज़ इट इनफ, उसलिए मेरे को बार बार बोलना पड़ता है कि मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कि यस इट इज़ इनफ। हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, है ना, ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो बस इस पर ही ट्रस्ट करो। चलो, कमिश्नर के लेवल पे मैंने बता दिया, म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है। काउंसिल के लेवल पे कौन कौन होता है, तो मेयर होता है, और कौन होता है, एक डिप्टी मेयर होता है। डिप्टी मेयर कौन होता है, असिस्ट करता है किसको, मेयर को, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये हुआ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर दूसरा हमने बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ में क्या होगा, तो म्यूनिसिपैलिटीज़ में होता है तुम्हारा ये छोटे टाउन्स जो होते हैं ना, टाउन्स में या छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी होती है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जैसे ही यहाँ पे भी 3 अथॉरिटी होगी। कौन कौन सी 3 अथॉरिटी होगी, तो काउंसिल होगी, स्टैंडिंग कमेटी होगी, और यहाँ पे होता है सीईओ। आपने सुना होगा सीईओ साहब लोग बोलते हैं, है ना। तो एक होता है काउंसिल, एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, और एक होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये भी मेनली एक आईएएस ऑफिसर ही होता है जो सीईओ होता है। और कौन अपॉइंट करता है, तो अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है, आपने सुना होगा, है ना। तो सीईओ होता है, काउंसिल होता है, और होता है स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, ये वाला। तो ये हो गया म्यूनिसिपैलिटी। देन द थर्ड इज नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी बोले तो क्या कि, तो देखो नोटिफाइड एरिया कमेटी जो है वो क्यों फॉर्म किया जाता है, तो 2 टाइप के टाउन होते हैं। पहला टाउन होता है कि एक टाउन जो बहुत फास्टली डेवलप कर रहा है, बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे हो रहा है। जैसे बहुत सारी जगह, जैसे शाहजहाँपुर करके एक जगह जानते हो, वहाँ पे बहुत हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो मतलब वो टाउन जो है, वो शहर जो है बहुत फास्टर ग्रो कर रही है। एक टाउन होता है जो अभी तक म्यूनिसिपैलिटी बनने का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उन दोनों ही जगहों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देयर इज़ नोटिफाइड एरिया कमेटी, उसके लिए नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है, ओके। देन इसी तरीके से होती है टाउन एरिया कमेटी। अब टाउन एरिया कमेटी क्या होती है, तो टाउन एरिया कमेटी होती है सेटअप फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल टाउन। जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं ना, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टाउन एरिया कमेटी बनाई जाती है। किस लिए, तो जैसे छोटे छोटे जैसे सिविक फंक्शंस हुए ना, ड्रेनेज, रोड, स्ट्रीट लाइटिंग, कंजर्वेंसी, ये सारी चीज़ें देखने के लिए तुम्हारा टाउन एरिया कमेटी सेटअप की जाती है। फिर कैंटोनमेंट बोर्ड होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड किस लिए होता है, तो कैंटोनमेंट बोर्ड सेटअप होता है बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और ये किस लिए होता है, तो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपल लिविंग इन कैंट एरिया, ठीक है। कैंट में जो लोग रहते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड सेटअप किया जाता है, ठीक है, कि उनको अच्छे से एडमिनिस्टर किया जाए, उसके लिए कैंटोनमेंट बोर्ड होता है। एंड द लास्ट इज पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट क्या होता है, जो पोर्ट वाले एरियाज होते हैं ना, जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जहाँ पे पोर्ट्स है, जहाँ पे बंदरगाह है, जो पोर्ट्स वाले एरिया है उनको मैनेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, नाम ही है पोर्ट ट्रस्ट, है ना। उनको वहाँ पे सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट फॉर्म करते हैं। पोर्ट ट्रस्ट भी कैसे फॉर्म होता है, तो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमारा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ही डिटेल में कवर हो गया। जितना हमने करा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत है, बहुत इनफ है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट डील करता है विद पार्ट 5 आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक, 124 से लेकर के 147 तक, ओके। वेट, इसको अच्छे राइटिंग में हम लोग लिखेंगे। 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट डील करता है, ओके। सो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, इनॉग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950 के दिन, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पहले था ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, उसको रिप्लेस करा था सुप्रीम कोर्ट ने। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, दिल्ली एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अदर प्लेसेस टू एज अ सीट, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, अगर चीफ जस्टिस चाहे कि कलकत्ता शुड बी द सीट, तो चीफ जस्टिस ये भी कर सकता है, समझ रहे हो। तो चीफ जस्टिस कैन अपॉइंट
अदर प्लेसेस ऑल्सो एज सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। नाउ पार्लियामेंट जुडिशन जो है सुप्रीम कोर्ट का कटेल नहीं कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कि पार्लियामेंट जो है कैन नॉट कटेल जी जुडिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कैन नॉट कटेल, लेकिन एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, बट कैन एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड कर सकता है लेकिन कटेल नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। और सुप्रीम कोर्ट को क्या कस्टोडियन भी कहते हैं, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। ठीक है, कस्टोडियन भी कहा जाता है। देन बात करें कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो अपॉइंटमेंट की बात करें तो देखो, पहले सुप्रीम कोर्ट जजेस का नंबर 31 था, अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 34 कर दिया गया नंबर ऑफ जजेस। पहले कितना था, 31 था, अब बढ़ा करके कर दिया गया है 34। ठीक है, अभी 34 तुम्हारे हैं टोटल, इंक्लूडिंग CGI। ठीक है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अपॉइंट कैसे किए जाएंगे, तो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आगे आ जाओ। ऑब्वियसली विद द कंसल्टेशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन के साथ ही तो CGI को जो है अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, है ना। अपॉइंटेड बाय CGI, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। और जो अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे अपॉइंट होते हैं, तो अदर जजेस जो ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ठीक है, किसका कंसल्टेशन, तो चीफ जस्टिस का। और जो चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन है वो ऑब्लिगेटरी है। तो जजेस जो है वो भी अपॉइंट कौन हो करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। कंसल्ट किससे करके, कंसल्टेशन ऑफ कौन, प्रेसिडेंट, CGI ऑफ SC एंड हाई कोर्ट। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। देन और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो ये कंसल्टेशन है इट इज़ ऑब्लिगेटरी। मतलब कि जो ये कंसल्टेशन है ये आपको प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन दी प्रेसिडेंट, है ना। जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ही शुड हैव बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर। SC का जज कम से कम, हाई कोर्ट का जज एटलीस्ट 5 सालों तक होना चाहिए। ही शुड हैव बीन द एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो अगर जज है, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर जज है, वेट, तो जज है तो एटलीस्ट 5 सालों तक होना चाहिए ऑफ हाई कोर्ट। और अगर तुम्हारा एडवोकेट है, इफ़ ही इज़ एडवोकेट, तो एडवोकेट होना चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, एडवोकेट है तो 10 सालों तक, जज है तो 5 सालों तक। ठीक है, देन ही शुड ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिस्क्राइब नहीं है कि मिनिमम एज क्या है अपॉइंटमेंट लाइक फॉर द जज के लिए मिनिमम एज की क्या क्राइटेरिया है। तो अगर ये पूछे तो ये याद रखना, प्रीलिम्स में अगर ये पूछे कि मिनिमम एज जो है वो जज बनने के लिए 30 है, 35 है, 50 है, नहीं, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कोई मिनिमम एज की क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओथ किसको देता है, तो ओथ देता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेट, ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर बात करेगा टेन्योर की, तो टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं करा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा टेन्योर मेंशन नहीं है। तो अगर प्रीलिम से पूछें कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट जज के टेन्योर को फिक्स करा है, तो नहीं, ये बिल्कुल भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं करा है। ही होल्ड द ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। 65 ईयर्स के एज तक ये ऑफिस फॉलो करता है, अटेन करता है, लाइक होल्ड करता है ना, अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये डिटरमाइन कौन करेगा, ये डिटरमाइन पार्लियामेंट करेगा, है ना। ये चीज़ कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ओके,
और ही कैन रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन किसको देना है, तो रिज़ाइन करना है टू द प्रेसिडेंट। ओथ भी किसको दिया था, प्रेसिडेंट। अपॉइंट भी किसने किया था, प्रेसिडेंट। और रिज़ाइन भी किसको करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है वो तुम्हारा इसको रिमूव भी कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, है ना। अब रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस को रिमूव करने का प्रोसेस बहुत ही लंबा चौड़ा है, ठीक है। आज तक उसी लिए किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव नहीं किया गया, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जजेस इंक्वायरी एक्ट में ये मेंशन है, ये प्रोसीजर। रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसीजर कहाँ पे मेंशन है, जजेस इंक्वायरी एक्ट में। तो होता क्या, रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होता है, तो एक देखो, रिमूवल मोशन साइन करना पड़ेगा 100 लोगों के द्वारा, ठीक है। कहाँ, लोकसभा में, ठीक है। रिमूवल कैसे होता है एक बार समझ लो। तो रिमूवल का मोशन जो है वो साइन करेंगे क्या, 100 लोग इन लोकसभा और 50 लोग इन राज्यसभा, ठीक है। 50 लोग राज्यसभा में, 100 लोग लोकसभा में, ठीक है। और स्पीकर और चेयरमैन इसको एडमिट भी कर सकता है और रिफ्यूज़ भी कर सकता है। अगर ये मोशन हुआ तो स्पीकर के पास भी चांस है कि स्पीकर इसको एडमिट करे या रिफ्यूज़ करे, या राज्यसभा केस में चेयरमैन इसको एडमिट करे या रिफ्यूज़ कर दे। एंड आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, फिर इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा स्पीकर या चेयरमैन तुम्हारा रिफ्यूज़ एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिफ्यूज़ भी कर सकता है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन है। देन ये सेकंड स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप है। एंड द थर्ड स्टेप इज स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अगर एडमिट हो जाता है तो भी आपको हटाने के लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। अब स्पेशल मेजॉरिटी के बाद में, अभी आज तक ये पूरा प्रोसेस है, अगर स्पेशल मेजॉरिटी पास होती है उसके बाद से फिर वो जज को रिमूव कर दिया जाएगा। आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है इम्पीच नहीं हुआ है अब तक के लिए, ठीक है। फिर एक कंसेप्ट है एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो रहता है किसी भी जज को ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है टू एक्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है वो वेकेंट है ना, जो चीफ जस्टिस का जो ऑफिस वेकेंट रहता है ना, तो उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को टू एक्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर एक टर्म होता है एड हॉक जज, ठीक है, एड हॉक जज। तो एड हॉक जज क्या होता है, तो एड हॉक जज जब तुम्हारा कोरम लैक होता है, देयर इज लैक ऑफ कोरम ऑफ द परमानेंट जजेस टू होल्ड टू कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो है सेशन नहीं चल पा रहा है, क्यों, क्योंकि जजेस की कमी है। देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सीजीआई क्या करता है कि हाई कोर्ट के जज को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, किसके लिए, कि वो कोरम को पूरा करे फॉर टेम्पररी पीरियड। एड हॉक का मतलब ही है क्या, टेम्पररी पीरियड, अंडरस्टूड। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा फॉर द टेम्पररी पीरियड, क्यों, क्योंकि कोरम मेंटेन नहीं हो रहा है, परमानेंट जजेस है नहीं, कोरम मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एड हॉक जजेस आएंगे। रिटायर्ड जज क्या होता है कि किसी भी टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रिटायर्ड जज को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज को ये रिक्वेस्ट कर सकता है, या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह एक्ट करो फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ठीक है। थोड़े टेम्पररी पीरियड के लिए आपको ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ एक्ट करो। तो ये होता है एक्टिंग जज, एड हॉक जज और रिटायर्ड जज, आया समझ में। फिर ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ज्यूरिसडिक्शन भी देखो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट हमने पढ़ा भी था, एपेलेट, एडवाइजरी, है ना। देन तुम्हारे जुडिशियल रिव्यू का पावर भी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो ज्यूरिसडिक्शन देखें तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो कौन सेटल करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज सेटल करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पार्ट से पावर है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उस पर एक्ट करेगा, ये मैटर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कभी जा ही नहीं सकता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही इस पर एक्शन लेगा, समझे क्या। सेकंड केस ये बनेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी भी स्टेट और स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। किसी भी स्टेट या कोई भी स्टेट्स
एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, ठीक है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, स्टेट और स्टेट्स, तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज देखेगा, सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहलाएगा। फिर स्टेट ऑन अदर और बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, ठीक है, अगर दो और दो से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व है तो भी मैटर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, तो भी मैटर क्या तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के पास में ही जाएगा, ठीक है। तो स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो भी मैटर कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास में ही जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इन तीनों मैटर्स में एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव पावर का मतलब क्या? कि नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट, अच्छा, और द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट इज इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाई द वे ऑफ अपील एज वेल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ही सबसे पहली बार इसके बारे में बात करेगा, इसके बारे में सुनेगा, ठीक है। फिर सेकंड है रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो रिट इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में, जो हमने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में पढ़ लिया है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये हाई कोर्ट के पास में भी, हाई कोर्ट के पास बल्कि ज़्यादा पावर है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली रिट इशू कर सकता है ना। और सुप्रीम कोर्ट के पास में इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है, कि मतलब आप एफआर लेकर के, फंडामेंटल राइट लेकर के डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो। देन थर्ड, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? कि अपील के थ्रू, समझा क्या? अपील के थ्रू मतलब पहले आप लोकल या डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, फिर हाई कोर्ट जाते हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तो बाय द वे ऑफ अपील जाते हो आप, है ना। पहले आपने हाई कोर्ट में अपील किया, फिर हाई कोर्ट के जजमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे, तो उसी को कहते हैं अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो ये थोड़ा और वाइडर है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास तुम्हारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में हाई कोर्ट भी फैसला ले सकती है, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है। जो राइट टू प्राइवेसी और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हाई कोर्ट के ही फैसले हैं, तो हाई कोर्ट भी फैसला यहाँ ले सकती है। देन कोई भी अगर सिविल मैटर का केस है तो भी तुम्हारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। क्रिमिनल मैटर का केस है, नॉर्मल क्रिमिनल मैटर का, तो यहाँ भी है। आपको पता है नॉर्मल क्रिमिनल मैटर क्या है? जैसे मान चलो किसी का मर्डर हो गया, तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, फिर आप हाई कोर्ट में जाओगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। सिविल मैटर में भी सेम हो सकता है ना। फिर कोई अगर स्पेशल लीव का केस है, ठीक है, कोई भी अगर स्पेशल लीव का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी कि भाई आप हाई कोर्ट को बोलेगी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगी, आप डायरेक्टली जो है, जो भी ये जो केस है वो आप मेरे पास ट्रांसफ़र कर दो। आप गए सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगाया कि प्लीज़ आप अपने पास ले लो ये मैटर, और आपने सुप्रीम कोर्ट को बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर डायरेक्टली अपने पास ले लिया, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का ही पार्ट बनता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एक और ज्यूरिसडिक्शन है, दैट इज़ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 143। तो 143 के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट मैटर पे क्या लेता है? एडवाइस लेता है। क्या लेता है? ओपिनियन लेता है। प्रेसिडेंट क्या ओपिनियन लेता है सुप्रीम कोर्ट से ऑन दी फॉलोइंग मैटर। कौन कौन सा मैटर? तो पहला, अगर कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा लॉ जो जनहित में है, ठीक है, और वो मैटर या तो अराइज हो चुका है या तो कभी भी हो सकता है, ठीक है, और वो मैटर कभी भी अराइज हो सकता है या तो हो चुका है, या तो वो चीज़ जनहित में है और पब्लिक इंपॉर्टेंस में है, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से उसका ओपिनियन ले सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, सुप्रीम कोर्ट के पास वहाँ दोनों चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट या तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को दे भी सकता है अपना ओपिनियन, और अपना ओपिनियन रिफ्यूज़ भी कर सकता है, बोल सकता है कि मैं आपको ओपिनियन नहीं दूंगा, तो यहाँ पे रिफ्यूज़ भी कर सकता है पहले केस में, ठीक है, टू पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है शायद इसीलिए, ठीक है। देन सेकंड के केस में क्या है कि कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, ठीक है, कोई ऐसी ट्रीटी है, कोई ऐसा अग्रीमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले साइन हुई है और उसके वजह से कोई डिस्प्यूट आ रहा है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस पर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन चाहिए। और उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट को मस्ट गिव द एसेंट, सुप्रीम कोर्ट को एसेंट देना ही पड़ेगा इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स याद रखना, है ना। और पहला मैटर क्या था? ऑन द केस ऑफ पब्लिक
इम्पोर्टेंस, पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे दे भी सकती है एडवाइस, नहीं भी दे सकती है, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। ओके, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एक और पावर है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू दो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये वर्ड, बट सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुडिशियल रिव्यू का पावर है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू में क्या, सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकता है, समझ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। अंडरस्टूड? तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब आ जाओ हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा हो गया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितना जानना था बहुत हमने जान लिया। ठीक है, अब हाई कोर्ट के बारे में बात करो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलती है कि हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है कि ये एम्पावर करता है, ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को। क्या ऑथराइज करता है कि टू इस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट, किसके लिए, फॉर द 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स हैं तो उनके लिए आप कॉमन हाई कोर्ट्स बना सकते हो। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है। अंडरस्टूड? इस टाइम पे 2026 की बात करें तो इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है तो देखो सिमिलर तरीके से होता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान से समझना है यहाँ पे कि हर एक हाई कोर्ट में तुम्हारा चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं जो टाइम टू टाइम जो है अपॉइंट होते रहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा स्ट्रेंथ हाई कोर्ट का स्ट्रेंथ मेंशन नहीं है कि इतने ही हाई कोर्ट के जजेस होने चाहिए, ऐसा कुछ भी। अपॉइंटमेंट को कौन करता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपॉइंटमेंट गवर्नर नहीं करता हाई कोर्ट के जजेस को, अपॉइंटमेंट हमेशा प्रेसिडेंट ही करता है। और प्रेसिडेंट करता है किसके कंसल्टेशन पे, तो विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, विद द कंसल्टेशन ऑफ CJI प्लस द गवर्नर, है ना। तो गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन पे तुम्हारा जज ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, अंडरस्टूड? देन आगे आ जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ है। 2015 में ना एक एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट का नाम था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना, ये बोलता था कि हमको ना नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बैठानी है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी क्या थी कि हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और उसके बेसिस पे हम जो है नेशनल लेवल पे जजेस को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के तहत में। लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? क्योंकि फिर एक चीज़ को समझो कि फिर अगर आप NJSC को देखो तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जुडिशरी को अपॉइंट करने लगा तो फिर सेपरेशन कहाँ रहा जुडिशरी का, तो ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी को क्या कर रहा था, वायलेट कर रहा था। समझो, अब जैसे मान चलो NJSC है तो वैसे ही हो जाएगा ना, फिर जैसे IAS IPS अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसी तरीके से जजेस भी अपॉइंट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव रहा कहाँ, समझे। तो उस बेसिस पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन तुम याद करो सुप्रीम कोर्ट की। अब पढ़ो हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक, 10 ईयर्स तक ही शुड हेल्ड द जुडिशियल ऑफिस, एनी जुडिशियल ऑफिस। ठीक है, ही शुड हेल्ड द जुडिशियल ऑफिस। ठीक है, देन ही शुड हैव बीन द एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स तक एटलीस्ट ही शुड बी द एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए था। अब देखना, अपॉइंटमेंट यहाँ क्या कौन कर रहा है, अपॉइंटमेंट कर रहा है प्रेसिडेंट। ओथ ये किसको देता है, हाई कोर्ट का जज ओथ देता है किसको, तो गवर्नर को। ओथ किसको देगा, गवर्नर को देगा, है ना। टेन्योर, तो टेन्योर सुप्रीम कोर्ट के केस में था 65 ईयर्स, इसके केस में है 62 ईयर्स। ठीक है, रिज़ाइन कैसे करेगा, तो अगर अपॉइंट कौन कर रहे हैं प्रेसिडेंट, तो रिज़ाइन भी इसको किसको करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को। इंपॉर्टेंट कैच यहाँ पे यही है, क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे, तो रेजिग्नेशन भी किसको करना होगा, प्रेसिडेंट को ही करना होगा। अंडरस्टूड? और प्रेसिडेंट जो है मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी पे इनको हटा भी सकता है। ओके, अंडरस्टूड? और जो इनका रिमूवल होगा, रिमूवल सेम होगा एज द सुप्रीम कोर्ट का जज।
ठीक है। रिमूवल कैसे हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज में हमने देखा था वैसे ही सेम एज SC जज, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का हुआ था वैसे ही तुम्हारा हाई कोर्ट के जज का भी रिमूवल होगा। अंडरस्टूड। मतलब कहाँ पे हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट कहाँ पे होगा, पार्लियामेंट में, वेयर इन दी पार्लियामेंट, ठीक है। अंडरस्टूड। अब हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन देखो, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट का देखो वैसे अब हाई कोर्ट का देखो। तो हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है, तो कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, सबसे पहला मैटर यहाँ पे जाएगा, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। फिर दूसरा मैटर, कोई भी MP या स्टेट लेजिस्लेचर के मैटर का डिस्प्यूट है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर या MP के मैटर का इलेक्शन का डिस्प्यूट है, तो वो पहले कहाँ पे जाएगा, हाई कोर्ट के पास जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के केस में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में कि अगर प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डिस्प्यूट है, तो फिर ये कहाँ पे जाता है, ये कौन सॉल्व करता है, ये करता है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। लेकिन यहाँ पे MP और स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन डिस्प्यूट कौन करेगा, हाई कोर्ट रिजॉल्व करेगा। कोई भी रेवेन्यू मैटर है तो हाई कोर्ट देखेगा। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी तुम्हारा हाई कोर्ट डायरेक्टली देख सकता है, डेफिनेटली देख सकता है। और कोई भी केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट टू दी हाई कोर्ट, वो भी तुम्हारा हाई कोर्ट ही देखेगा। अंडरस्टूड। रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन की अगर बात करें तो आर्टिकल 226 में रिट ज्यूरिसडिक्शन मेंशन्ड है, ठीक है। मतलब क्या, रिट ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे FR के लिए भी है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए भी तुम्हारा रिट ज्यूरिसडिक्शन यूज़ करता है हाई कोर्ट। और अगर ऑर्डिनरी लॉज है तो ऑर्डिनरी लॉज के लिए भी तुम्हारा रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट इशू कर सकता है। इस चीज़ को समझना। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए 32 तुम्हारा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 फॉर दी तुम्हारा आर्टिकल 32 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 फॉर द हाई कोर्ट। तो ऑर्डिनरी लॉज और फंडामेंटल राइट दोनों के लिए ही रिट इशू कर सकता है। अंडरस्टूड। फिर अगर एपेलेट की बात करें तो एपेलेट के लिए जो भी तुम्हारा सिविल और क्रिमिनल मैटर होता है, जो भी तुम्हारा सिविल और क्रिमिनल मैटर होता है वो तुम्हारा हाई कोर्ट डायरेक्टली सुनेगा। तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो भी मैटर आएगा सीधे ऊपर सबसे पहले तुम्हारे पास हाई कोर्ट के पास ही आएगा। देन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी हाई कोर्ट के पास होता है। अंडरस्टूड। यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट भी फिनिश हुआ। लेकिन एक चीज़ को याद रखना कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना, ये जुडिशियल रिव्यू वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना, समझ रहे हो ना। बल्कि आर्टिकल 13 और 226 कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इम्प्लाई करते हैं जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लेकिन इट इज़ नॉट नो वेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अंडरस्टूड। चलो, नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्शन लॉज एंड द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखो इलेक्शन लॉज की बात करें तो एक लॉ है RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ठीक है। तो 1950 जो है RPA वो बात करता है, RPA 1950 जो है वो किसके बारे में बात करता है, तो वो बात करता है टू प्रोवाइड फॉर द अलोकेशन ऑफ सीट्स, ठीक है। अलोकेशन ऑफ सीट्स कहाँ पे, तो इन दी लोकसभा, है ना, और तुम्हारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज और दी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो कौन बात करता है, ये RPA 1950 इस बारे में बात करता है। ओके, फिर हम RPA छोटा सा चैप्टर है, देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। RPA 1951, ठीक है। RPA 1951 किस बारे में बात करता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता है। यहाँ पे समझना, क्वालिफिकेशन एंड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये बात करता है आर्टिकल 1951, सॉरी RPA 1951, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। क्वालिफिकेशन करना है, डिस्क्वालिफिकेशन करना है ऑफ द एनी MP स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसके लिए तुम्हारा क्या है, RPA 1951 लगता है वहाँ पे। फिर जनरल इलेक्शन का नोटिफिकेशन अंडर RPA 1951, कोई इलेक्शन कंडक्ट कराना है उसके लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सेटअप करना, RPA 1951। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, वो भी तुम्हारा 1951 के अंतर्गत ही होता। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का कंडक्ट भी कौन कराएगा, तो अंडर RPA 1951 के तहत होगा। फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल कैंडिडेट
ऑफ द रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के जो है कुछ अगर मटेरियल कुछ ऐसा सप्लाई करना है, इलेक्टोरल रोल सप्लाई करना है, तो उन सब चीज़ों का भी डीलिंग कहाँ होगा, RPA 51 ही डील करती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ही डील करती है। कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, ठीक है, जैसे होता है ना कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो गया हमारे इलेक्टोरल बूथ पे, तो ये सब सारे डिस्प्यूट को भी कौन देखेगा, RPA 1951 ही देखता है, ठीक है। बाई इलेक्शन में कोई इशू हो गई तो वो भी कौन देखेगा, 1951 ही देखेगा। तो 1951 इलेक्शन रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वो कौन देखता है, वो तुम्हारा RPA 1951। फिर देयर इज़ अ डीलिमिटेशन एक्ट, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, 3-4 बारी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से समझना। तो डीलिमिटेशन एक्ट 2002 का क्या बोलता है कि एक डीलिमिटेशन कमीशन होगा और उसके बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को डिवाइड किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को डीलिमिटेशन एक्ट के तहत, डीलिमिटेशन कमीशन के तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को बांटा जाएगा, है ना। तो और जो डीलिमिटेशन कमीशन का जो फैसला है दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एनीवेयर, दैट विल बी द फाइनल। तो इनका जो फैसला है डीलिमिटेशन कमीशन का, ऑर्डर्स विल बी द फाइनल, विल बी फाइनल, ठीक है, अंडरस्टूड। अब अभी तक टोटल 4 डीलिमिटेशन कमीशन बैठे हैं। द पहला वॉज इन 1952, दूसरा वॉज इन 1963, तीसरा वॉज इन 1973 एंड द लास्ट वॉज दी 2002, ठीक है। और जो अगला डिलिमिटेशन है वो चलेगा 2026 के सेंसस के बाद, अंडरस्टूड। तो दिस इज डीलिमिटेशन एक्ट। डीलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करता है, आजकल बड़ा न्यूज़ में भी है ये, उसीलिए आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन बड़ा न्यूज़ में है क्योंकि बात चल रही है कि लोकसभा की सीट्स को हम बढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ाएंगे। देन देयर इज़ द लास्ट थिंग वी हैव टू स्टडी, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ आजकल ये भी बड़ा न्यूज़ में है, मैंने बताया था जैसे कि राघव चड्ढा ने स्विच मार दिया है बीजेपी में, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट इसके बारे में बात करता है। 52nd याद रखना, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट याद रखना है आपने, ठीक है। और एक मैं बात बताता हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टी जो वर्ड है ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक जगह मेंशन्ड है, दैट इज़ हेयर, यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक शेड्यूल ऐड करता है, 10th शेड्यूल इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, 10th शेड्यूल जो है वो ऐड करता है, चेंज करता है आर्टिकल 101, 102, 190 और 191 में, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, देखो मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ। जैसे मान चलो कोई भी जो इंसान है किसी पार्टी से बिलोंग करता है, जैसे राघव चड्ढा जी का एग्जाम्पल ही हम लोग के चलेंगे, वो प्राइम एग्जाम्पल है। पहले ही वॉज इन दी आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि पहले आप में थे, अभी उन्होंने स्विच किया आम आदमी पार्टी से कहाँ, बीजेपी में, ठीक है। एंड ही इज़ राघव चड्ढा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, स्विच मार दिया आम आदमी पार्टी से बीजेपी में। अभी ये मत सोचो कि 2/3 मेंबर और 7 लोगों को साथ लेके गए, ऐसा नहीं, स्विच मार दिया। तो इससे क्या होगा, तो इन्होंने डिफेक्ट कर दिया, इन्होंने ये कह रहा ये डिफेक्शन करा, ठीक है। इन्होंने वॉलंटरीली क्या करा कि मेंबरशिप जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की गिव अप कर दी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा होता है कि वॉलंटरीली मेंबरशिप गिव अप कर देना, तो इट इज़ द केस ऑफ डिफेक्शन। और डिफेक्शन से क्या होगा, तो ही विल बी डिस्क्वालीफाई, ये क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर राज्यसभा में इनकी सीट होगी तो राज्यसभा से इनकी सीट चली जाएगी, ही विल बी डिस्क्वालीफाई। क्यों, क्योंकि इसी पॉलिटिकल पार्टी के दम पर पे ये राज्यसभा में आए थे, और इसी पॉलिटिकल पार्टी को जब ये छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली उनकी मेंबरशिप भी हाउस की चली जाएगी। आया समझ में। तो इसको बोलते हैं डिफेक्शन। अब 2-3 तरीके से होता है। पहले तो ये देखो वॉलंटरीली गिव अप कर दिया, दूसरा कि अपने पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया, ठीक है, पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया, तो इसलिए बिना पार्टी के परमिशन के पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया, समझा क्या, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और कैसे डिफेक्शन होता है, तो मान के चलो कि हाँ, अब यहाँ पे एक और केस जो नया केस है देखने को मिला है कि अगर ये आपके ही मतलब आम आदमी पार्टी के ही टोटल 2/3 मेंबर को ले करके अपने साथ में, ये 2/3 मेंबर के साथ राघव चड्ढा अगर दूसरे बीजेपी में जाते हैं तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। क्यों, इससे ये पता लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज नॉट अग्रीइंग द पॉलिसी ऑफ दियर पार्टी, तो इसमें पार्टी को गलत माना जाता है, तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे अगर ये 2/3 वाला क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो दिस इज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। अब एक और केस भी है,
ये तो तुम्हारा हो गया नॉर्मल सा केस। एक हो गया इंडिपेंडेंट मेंबर वाला केस होता है। इंडिपेंडेंट मेंबर वाला केस मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलो कि कोई बंदा है, ठीक है, उसने अपने जगह से निर्दलीय चुनाव लड़ा, ठीक है, निर्दलीय मतलब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, कोई बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस नहीं था वो, उसने ऐसे ही चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गया, ठीक है। और चुनाव जीत जाने के बाद वो बोलता है अब हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो उसकी सीट जो है वो चली जाएगी, उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको निर्दलीय चुना था, लोगों ने उसको इंडिपेंडेंट चुना था, लोग उसको इंडिपेंडेंट देखना चाहते थे, लेकिन उसने क्या किया, जाकर के पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वो गलत कर दिया उसने, तो उसीलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आया समझ में? देन सेकंड केस है नॉमिनेटेड मेंबर का। नॉमिनेटेड मेंबर जो तुम्हारा जो प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर को जब वो नॉमिनेट हो जाते हैं तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर, नॉमिनेट होने के अगले 6 महीने के अंदर अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है। अगर उन्होंने ज्वाइन 6 महीने के अंदर नहीं किया तो ही विल बी डिस्क्वालीफाई। तो उनको ज्वाइन करना ही करना है 6 महीने के अंदर अंदर, अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हो और किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हो। अब इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे मान के चलो आपकी अब कोलिशन की सरकार बन रही है, मर्जर हो रहा है, तो अब कोलिशन की सरकार में तुम्हारा डिफेक्शन नहीं लगता, ठीक है। अगर कोई मेंबर अपने पार्टी से बाहर जा रहा है एट द रिजल्ट ऑफ मर्जर, ठीक है, विद द अनदर पार्टी, तब मर्जर के केस में कोई भी ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है। देन इफ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वॉलंटरली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, मतलब मान चलो कि आप स्पीकर बन गए, स्पीकर बनने के बाद आपने बोला भाई हम बायस नहीं हो सकते क्योंकि हम स्पीकर हैं, ठीक है, हमको ओम बिरला की तरह नहीं बनना है, हमको बायस नहीं होना है। तो जैसे ये बात आती है, ऐसे बात आते आते आपको क्या करना होगा कि आपने बोला कि हम वॉलंटरी चलो गिव अप करेंगे, बाद में हम बीजेपी के मेंबर बन जाएंगे, लेकिन अभी हम स्पीकर हैं तो अभी हम बायस नहीं होंगे, ठीक है, अभी हम बराबर सुनेंगे सबकी बातों को, ठीक है। देखो यार, मैं ऐसा कोई पार्टी का समर्थक या कोई ऐसा अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिंपली बता रहा हूँ, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ कि मैं किसी एक पार्टी को समर्थन करूँ या वैसा करूँ, लेकिन आप मानो मत मानो, बट राइट नाउ द स्पीकर इज़ इन द हाउस, द ओम बिरला, मैं तो मानता हूँ कि ही इज़ बायस्ड, ठीक है। मैंने लोकसभा के मैं सारे ही एटलीस्ट सुनता हूँ, जितने भी डिबेट्स होते हैं मैं मोस्टली डिबेट्स सुनता हूँ, ठीक है, और आप सुन के देख लेना, ठीक है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बीजेपी के अगेंस्ट, तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट या फेवर में नहीं हूँ, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ कि ही इज़ बायस्ड, ठीक है। और लोग हो जाते हैं बायस्ड, भाई आप स्पीकर की पोजीशन में, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हो तो लोग बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उनको मन किया कि भाई हम वॉलंटरली जो है वो गिव अप करेंगे जब तक जो है वो चीज़ें नहीं सही हो जाती हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया। अब कौन डिसाइड करेगा कि डिफेक्शन है या नहीं है? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर है उसके पास फाइनल अथॉरिटी है टू डिसाइड कि दिस इज़ द मैटर ऑफ डिफेक्शन और नॉट, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा पॉलिटी होता है फिनिश। जितनी भी हमारे हाइल्डिंग थीम से जितनी भी चीज़ें थी हमने A to Z पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में और डिटेल्ड मैनर में कवर कर ली है ना। अब आपको क्या करना है, पूरे सेशन को बार बार, है ना, एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना है इन डिटेल्ड मैनर। अब डिटेल्ड मैनर का मतलब क्या है, तो पहला जो आप देखो, पहली बार जब आप देखो तो मान चलो आप 1.5x पे देख सकते हो, फिर जब दूसरी बार देखो तो 1.75 पे देखो, फिर तीसरी बार देखो फिर 2x पे देखो। इस तरीके से पूरे लेक्चर्स को आपने देखना है, ओके। फिर लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ आप मेरे को बताना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया बहुत एफर्ट लगता है यार, ठीक है, बहुत एफर्ट लगता है। मैं ये नोट्स जो है सारे नोट्स आपको एक साथ ही प्रोवाइड कर दूंगा चैनल पे, ठीक है। आप आराम से वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हो विद द लेक्चर। लेक्चर के साथ ही रेफ़र करना तभी समझेगा। आप देख रहे हो लेक्चर के साथ ही समझोगे तो ईजिली समझ पाओगे और जल्दी फिनिश कर पाओगे। ऐसे लेकर के बैठोगे तो बहुत स्लोली याद होंगी चीज़ें, स्लोली रिटेन कर पाओगे, समझ रहे? तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि नोट्स को लेक्चर के साथ में रेफ़र करो। ऑल द बेस्ट।